इसमें जो काम करना चाह रहा हूँ उसमें डाउट बता 8 इसमें क्वेश्चन देखिए, इस वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आप लोगों को, द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, और दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। तो a प्लस 2by प्लस 3b इक्वल टू 0 एंड bx माइनस 2ay माइनस 3 इक्वल टू 0। आप लोगों का एक लाइन हम लोग को फाइंड करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, इसको पैरेलल दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना, 0। एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना होता है, 0। और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से x और y निकाल लेते हैं, राइट। पहले को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सॉरी हाँ पहले को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरे को b से कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये टर्म देखो उधर 2ab आएगा और ये टर्म भी वापस माइनस 2ab आएगा, ऐड किया होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर x, ये क्या मिलेगा, ये स्क्वायर x, x कॉमन तो क्या रहेगा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या होगा 3ab, ये क्या होगा माइनस 3ab, तो 3ab माइनस 3ab भी कैंसिल। तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0। अब x को अगर मैंने 0 रखा यहाँ पर तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, y कितना आएगा माइनस 3/2, 3b ऊपर जाएगा, 2b डिवाइड में गया तो 3b कैंसिल, तो माइनस 3/2। तो आपका लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 0 माइनस 3/2 से। 0 माइनस 3/2 कहाँ होगा, y एक्सिस पे, और वो भी नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे है ना, y नेगेटिव है। तो 0 माइनस 3/2 से पास हो रहा है और x एक्सिस को पैरेलल भी है। जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे आपको, इसको इक्वेशन पूरे लाइन पे क्या चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 3/2। तो आपका आंसर है y इक्वल टू माइनस 3/2। तो देख लेते हैं कि जो लाइन के बारे में उन्होंने पूछा गया कि अबाउट द एक्स एक्सिस, तो गलत हो गया पहला, तो बी भी गलत, अबाउट द एक्स एक्सिस, तो बिलो द एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, 3/2 डिस्टेंस पे, तो सीधी आंसर है। A square of side A lies above the x-axis and has one vertex at the origin। एक स्क्वायर की बात हो रही है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, A कहाँ पर है, above the x-axis and has one vertex at the origin, और उसका एक वर्टेक्स कहाँ पर है, origin पे। The side passing through the origin makes an angle of alpha where alpha is between 0 to pi/4 with the positive direction of x-axis। The equation of the diagonal which does not pass through the origin। डायग्राम बनाओ। आपका एक स्क्वायर है जो अबाउट द एक्स एक्सिस है, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन दिया हुआ है, ऐसा कोई स्क्वायर बन रहा है आप लोगों का। इसका लेंथ आप लोगों को कितना दिया हुआ है, a है ना, स्क्वायर का लेंथ आप लोगों को a दिया हुआ है, और ये जो साइड है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये सब क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, डायगोनल का इक्वेशन, वो भी कौन सा डायगोनल, जो ओरिजिन से पास नहीं होता है। मुझे ये डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना है। डायगोनल होता तो एक लाइन ही है, और लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, स्लोप है, और दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना स्लोप है ना पॉइंट है, और हमें सब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये आपका ट्राइंगल जो बना राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 90 डिग्री बनता है। व्हाट इज cos अल्फा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एंड व्हाट इज sin अल्फा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा आपका, a cos अल्फा, एडजेसेंट साइड हो गया a cos अल्फा, ऑपोजिट साइड हो गया a sin अल्फा। तो मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा। अच्छा, अगर ये स्क्वायर है तो इनके बीच में कितना डिग्री, 90, ये 90
ये अल्फा, तो ये कितना, तीनों मिलके तो 180 होता है, तो ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। अब पॉइंट मिल गया। अब प्रॉब्लम रहा है स्लोप का। अब स्लोप फाइंड करना होगा तो और एक पॉइंट निकाल लेते उस लाइन का। तो उसके लिए वापस से हाइपोटेनस ए पता है, यहाँ पर अगर cos 90 माइनस अल्फा अप्लाई करूंगा तो इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो व्हाट इज cos 90 माइनस अल्फा, साइन अल्फा, तो ये लेंथ हो गया आपका a साइन अल्फा, ये cos अल्फा है तो ये लेंथ हो गया a cos अल्फा। बट आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जिनका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस ए साइन अल्फा कोमा ए कोस, वाई तो पॉजिटिव ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये ए साइन अल्फा था, पर सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से मैंने नेगेटिव ले लिया। मुझे उस लाइन के दोनों पॉइंट मिल गए। अगर मुझे उस लाइन के दोनों पॉइंट मिल गए तब मेरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, स्लोप कैसे निकालोगे, ए साइन अल्फा माइनस ए कोस अल्फा, ए कॉमन, डिवाइडेड बाय ए कोस अल्फा माइनस ऑफ माइनस ए साइन, वापस ए कॉमन तो कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इनटू एक्स माइनस एक्स वन। अब मेरे पास स्लोप भी है, मेरे पास पॉइंट भी है, ए और ए कैंसिल है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स के साथ आ गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस माइनस प्लस ए कोस स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस माइनस प्लस ए कोस स्क्वायर अल्फा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट हो रहा है, ये माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस, तो ए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा में से क्या कॉमन, ए तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ए बचेगा। और अगर ये एक्स के टर्म को अगर इस तरफ शिफ्ट कर लोगे तो जो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा सीधा पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया y इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, डी आंसर। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा। देखिए 19 में वो डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। आपको तीन वर्टेक्सेस दे रखे हैं, ए 1,1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, बी -4,3 सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सी -2,5 ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, 1,1 यहाँ है कहीं, फिर आप लोगों को दिया हुआ है बी -4,3 तो -4,3 सेकंड क्वाड्रेंट होगा, एक्स पॉजिटिव, और अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो बी का कोऑर्डिनेट -4,3, सी -2 -5, ये कौन से क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, -2, -5 यहाँ पे देगा। अब अगर मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रायंगल। अब आपको आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एबीसी देने के बाद पी ये पॉइंट ऑन द साइड बीसी, पी कहाँ पर है,
BC पे, कहाँ पर है BC पे कहाँ ये नहीं पता, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ and delta 1 and delta 2 be the area of the triangle APB and ABC respectively. APB अगर मैं A और B को ज्वाइन कर लूँ तो ये ट्राइंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, APB and ABC, इनका ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया हुआ है आप लोग को, कितना दिया हुआ है 4:1। इसमें अभी आप लोग कौन सा ट्राइंगल का एरिया तुरंत फाइंड कर सकते हो, ABC का ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, इसके तीनों पॉइंट दिया हुआ है। What is area of the triangle ABC? How to find the area of the triangle ABC? All the three vertices are given. Half of mod x1 into 3 minus of minus 5 so 8 plus x2 मतलब -4, उसके साथ -5 -1 -6 plus x3 -2 तो 1 -3 -2 है ना, ये माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 8 32 38 होता है ना, 38/2 90 इसको 24 प्लस 8 32 प्लस 4 36 सॉरी 36/2 80। तो ये 80 कौन सा क्या दिया हुआ आपका डेल्टा 2 है ना, डेल्टा 2 भी ना एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, डेल्टा 2 मिल गया। डेल्टा वन एरिया है आपका APB का, और P के कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता है, तो P के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो काम करते हैं P के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं H, K, तो H के ढूंढना पड़ेगा। तो H के मतलब कितना अननोन है 2, तो कितने रिलेशन चाहिए 2। पहला रिलेशन कहाँ से मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल APB अगर फाइंड किया जाए तो वापस वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया उसके हिसाब से हाफ ऑफ 1 into 3 minus K, ये -4 into K -1 plus 8 into 1 minus 3, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 मतलब कॉन्स्टेंट साथ में ले लो 3, ये माइनस माइनस +4 3 + 4 7 कॉन्स्टेंट आ गया, फिर क्या हुआ -2h और -4k और सॉरी 5k, यस 4k और k तो 5k डिवाइड बाय 2 और इसके एरिया को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है डेल्टा 1, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का डिफरेंस है मतलब रेशियो दिया हुआ है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इज गिवन 4/7, उसमें डेल्टा 1 आप लोगों का है 7 - 2h - 5k डिवाइड बाय 2 और डेल्टा 2 कितना था 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 72 डिवाइड बाय 7 है ना, 72/7 इसकी जगह पर 18 लग गया, राइट। ये 2 को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 144 मिलेगा। ये आपका एक रिलेशन मिला h और k के टर्म में, और एक रिलेशन से काम नहीं होगा और एक रिलेशन चाहिए, तो दूसरा रिलेशन साथ में निकाला, ये मिड पॉइंट थोड़ी है, ये पूरी पता है कि मिड पॉइंट है, बट ये जरूर पता है कि तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर तो इससे जो स्लोप मिलेगा और इससे जो स्लोप मिलेगा या इन दोनों से जो स्लोप मिलेगा सेम ही होगा, क्योंकि एक ही लाइन से 3-4 स्लोप तो होंगे नहीं, तो फिर वहां से दूसरा रिलेशन मिलेगा। इन दोनों के बीच में स्लोप k -3 अपॉन a + 4, इन दोनों के बीच में स्लोप -5 -3 तो -8 डिवाइडेड बाय -2 माइनस ऑफ -4 तो +2, करेक्ट। तो ये -4 हो गया, k -3 इक्वल टू -4h -16, इसको फिक्स करूंगा तो 4h + k + 13 इक्वल टू 0, ये पहला रिलेशन, यहाँ से दूसरा रिलेशन है ना। एरिया होगा तो मॉड नहीं भी लोगे तो चलेगा, वैसे ही पॉजिटिव होगा एरिया होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 144/7 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको h और k की वैल्यू मिला मतलब आपको p मिल गया, ऐसा समझ आया। पहले तो आपको p ढूंढना था, उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन का, एक पार्ट खत्म हुआ, ये बोला है कि देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन AP
line AP, line AC and x-axis. एक्स एक्सिस क्यों दिया मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर आपको कोई बोले कि एपी एसटी और एक्स एक्सिस का इनक्लोज रीजन का एरिया फाइंड करना, इनक्लोज रीजन पर जो भी कॉमन रीजन है उसका एरिया फाइंड करना, तो क्या फाइंड करने की है? एपी एसटी और एक्स एक्सिस का इनक्लोज रीजन का एरिया फाइंड करना, तो क्या फाइंड करना है? एपीसी ट्राइंगल का एरिया का फाइंड करना है ना। एपी और एक्स एक्सिस का बीच का एरिया मतलब ये वाला, एसी और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया मतलब ये वाला, तो मिलके तो क्या हो गया पूरा एपीसी का ट्राइंगल का एरिया तो हो गया। अब एपीसी का ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो आपको किसकी जरूरत है? पॉइंट पी की जरूरत है। वो पॉइंट पी मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, वो पॉइंट पी मेरे पास होगा तो एपीसी का एरिया भी निकल जाएगा, है ना। एक बार कर लीजिएगा, नहीं हो तो फिर वापस से करिएगा। 20 25th क्वेश्चन में बोला a line is drawn through the point 1, 2. A line is drawn through the point 1, 2 to meet the coordinate axis at P and Q. 1, 2 पॉइंट कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस से दोनों पॉजिटिव तो कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 1, 2 से एक लाइन पास हो रहा है, 1, 2 से एक लाइन पास हो रहा है जो एक्सिस को P और Q पे कट कर रहा है। ये क्वेश्चन में बोला गया कि 1, 2 to meet the coordinate axis at P and Q such that it forms a triangle OPQ। हमें दिख ही रहा है OPQ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और आपको इस तरह से 1, 2 से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट। आपको उसमें तो वो वाला लाइन पास करवाना है और हर लाइन पे ट्राइंगल बनेगा। यहाँ से ये लाइन लिया तो भी ट्राइंगल बनेगा, तो इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे। उसमें से आपको वो ट्राइंगल चाहिए जिसका एरिया सबसे छोटा हो, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ इज लीस्ट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ इज लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो आपको पूछा गया कि तो फिर उस लाइन का स्लोप क्या होगा, द लाइन ऑफ द स्लोप PQ क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप लोग को बोला गया था कि जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वही मिलता है जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0 बनता है। पहले तो 1, 2 से जो लाइन पास हो रहा है, 1, 2 से जो लाइन पास हो रहा है उस लाइन के इक्वेशन लिखना तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मुझे क्या नहीं पता है? m नहीं पता है। बट ये लाइन जब x एक्सिस को कट करेगा तो कौन से पॉइंट पर कट करेगा ये तो मैं जान नहीं सकता हूँ। कोई भी लाइन x एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा वहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y। अगर मैं y को 0 रख लूंगा तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे। तो मैंने y को रखा 0 तो मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m डिवाइड में जाएगा तो -2/m प्लस 1, तो ये हो गया 1 - 2/m। ये समझ आया? y एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है तो क्या करोगे? x को 0 रखेंगे, तो x को 0 रखा, x को 0 रखा तो क्या मिलेगा? -2 से रख लिया तो 2 और ये माइनस है 2 माइनस। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? हाफ ऑफ बेस 1 - 2/m into height 2 माइनस, करेक्ट राइट। ब्रैकेट अगर ओपन कर लिया जाए इस पर इसका तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? ये 2
माइनस एम माइनस 4/m और माइनस माइनस प्लस 2। ये आप लोगों का एरिया आया, राइट। 2 + 2 का 4 भी लिख सकते हो। एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ 4 माइनस एम माइनस 4/m। ये आपको सबसे छोटा चाहिए, और कोई भी वैल्यू सबसे मिनिमम या मैक्सिमम वही मिलता है जहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 बनता है। ऐसा क्यों होता है तो आपको अभी समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो हम लोग डिफरेंशिएशन डिग्री में पढ़ेंगे। बस अभी कहीं पर भी आप लोगों को जैसे सीक्वेंस थ्योरी जो हमने यूज किया था, और कोई भी क्वेश्चन में जब आप लोग को किसी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना, किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ, राइट। तो मैं a का डिफरेंशिएशन करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल तो m है, डिफरेंस छोटा मोटा तो डिफरेंशिएट करना आता ही आप लोगों को। तो मुझे बताओ 4 का डिफरेंशिएट कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। m का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट क्या करते हो अपने फॉर्मूला। तो ये तो वैल्यू कुछ नहीं करो तो इतना तो पता ही है सबको कि m का डिफरेंशिएशन n(n)(1) होता है, ये तो पता ही है। तो m का डिफरेंशिएट क्या होगा, m(1) का 1 ही हो जाएगा। और ये जो 4/m है, 4/m का मतलब क्या है ना, 1/m है, तो 1/m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1। m(-1) का डिफरेंशिएट में फॉर्मूला लगाऊंगा तो -1 m(-1) का अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ये पावर बाहर आता है ना, तो -1 बाहर आया और एक पावर डिक्रीज हुआ तो -1 -2, तो क्या हो गया ये -1/m², -1/m²। और ऑलरेडी एक बाहर माइनस था तो माइनस प्लस 1/m², और इसको किसके इक्वल बनाए, 0। तो किसके इक्वल बनाए, 0। 2 तो हमने मल्टीप्लाई को तो 0 देगा, -1 को शिफ्ट कर लेता हूँ तो 1/m² इक्वल टू 1 आ गया, मतलब m² इक्वल टू 1 आ गया, मतलब m इक्वल टू प्लस और -1 है। तो m की 2 पॉसिबल वैल्यू आई। अब इसमें से मिनिमम कौन देगा, उसके आगे कंसेप्ट होते हैं, पर अभी आप उस कंसेप्ट को मत पढ़ो क्योंकि समझ आएगा नहीं, फालतू तो याद रहेगा नहीं। आप बेटर है ये कर लो कि 2 वैल्यू मिली, दोनों पुट करके चेक कर लो मिनिमम कहाँ मिलता है। दोनों पुट कर किसी एक पे मिनिमम मिलता होगा, कोई एक छोटी वैल्यू देगा, कोई एक बड़ी वैल्यू देगा। अगर मैंने m को 1 रखा तो एरिया कितना आ रहा है, अगर 1 रखोगे तो एरिया कितना आएगा, 4 -1 -4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2, सही है। और अगर आप +1 रखते हो, सॉरी -1 रखते हो, -1 रखोगे तो माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस प्लस, तो फिर 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9/2 आ जाएगा। अच्छा एरिया होगा तो बाय डिफॉल्ट बाहर तो मोड है, हमने लिखते नहीं है, बट बाहर एरिया में मोड होता ही है, क्योंकि एरिया कभी किसी का नेगेटिव नहीं होना। जिस केस में अगर यहाँ पर मोड होगा तो इसका एरिया कितना है 1/4, इसका एरिया कितना है 9/2। तो 1/2 कैसा है, एक मिनट, -1 रखा ना, सॉरी 1 रखा तो 4 - 1 -4, सिर्फ -1/2 है ना, ये 1/2 है। एक में एरिया 1/2 आ रहा है, एक में एरिया 9/2 है, तो मिनिमम कौन सा है 1/2, और 1/2 कब है, जब मेरा स्लोप किसके इक्वल था 1 के बराबर। ठीक है, तो आप लोगों को बोला गया था कि स्लोप ऑफ द लाइन डिफरेंस बराबर है, क्योंकि 1 का ऑप्शन नहीं है, एक बार ना चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, ये 4 लिखना ही भूल गया ना, आप बोल रहे हो 4 लिखा ही कहाँ है,
1/m का डिफरेंशिएट -1 में m² 4 तो रहेगा ही ना वहां पर, तो 4 रहेगा ही, m² 4 आएगा, m² 4 आएगा, तो m की वैल्यू ±2 आएगा, m की वैल्यू ±2 आएगा। तो +2 और -2 पे चेक करना है, तो +2 पे चेक करोगे तो 4 माइनस, वैसे तो 2 पे मिनिमम मिलता होगा क्योंकि -2 रखने पर वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 2 पे आप लोगों को मिनिमम मिलता होगा। तो आप लोगों का स्लोप ऑफ द लाइन पूछा है, तो क्या -2 आप इसके अंदर चेक करोगे ना, इसके अंदर दो वैल्यू आ रही है m की +2 और -2, इसका m = +2 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि m अगर आप लोग +2 रखते हो, राइट, m को अगर आपने +2 रखा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 करोगे तो 4 - 2 और यहाँ पर भी 2, तो 4 - 2 -2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 0, तो ट्राइंगल ही नहीं बना, तो स्लोप की बात ही नहीं हो रही है ना। तो इसलिए आपके पास पॉसिबिलिटी m = -2 की बन रही है, m = जब मैं -2 रख रहा हूँ तो वही एक ऑप्शन ही एक बचा, तो फिर भी आंसर हो जाता होगा। तो जितना ध्यान में रख लो अभी के लिए, कोई भी चैप्टर में अभी अगर आप लोगों को कहीं पर भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की बात आती है तो उसका डिफरेंशिएशन को आप 0 के साथ इक्वेट कर लो, आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। फिर 30 तक में फिट आउट हो, 30 780 30 का तो डायरेक्ट में आंसर 780 आना चाहिए, 780। अपने से क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं, 30 वाला क्वेश्चन देखिए, वाले क्वेश्चन में आप देखोगे ना, सोचोगे क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करोगे तो आपको पता चले कोई स्टेट लाइन का कोई काम ही नहीं है। क्या बोला है 30 वाले क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ पॉइंट हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर, मिला x और y दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर आना चाहिए, वो पॉइंट कहां दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विच वर्टाइसिस 0, 0, 41, 0 एंड 0, 41। तो 0, 0 तो कहां हो जाएगा, ओरिजिन हो गया, 41, 0, 41, 0 कहां होगा, x एक्सिस पे, और 0, 41 कहां होगा, y एक्सिस पे। इसको ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बना, आपके इस ट्रायंगल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और उस इनफाइनाइट पॉइंट से आपको वो पॉइंट के जिनका x और y दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, अगर ये 41 उसका y इंटरसेप्ट भी 41 है, उसका x इंटरसेप्ट भी 41 है, तो इस लाइन का इक्वेशन x बाई इसका x इंटरसेप्ट 41 है, y इंटरसेप्ट 41 है, तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा, क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई 41 प्लस y बाई 41 इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल 41 हो गया ये। तो आप सबसे पहला पॉइंट जब देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर 1, 0 होगा, 1, 0 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस लाइन पे कौन सा होगा, x का करस्पॉन्डिंग x1 है तो यहाँ पर x तो 1 ही रहेगा, y कितना हो जाएगा 40, x1 है तो y कितना होगा 40। तो आप 1 इस पूरे लाइन पे आपको कितने इंटीजर पॉइंट मिलेंगे, 1, 1, 1, 2 और मैक्सिमम कहां तक जाओगे 1,39 तक। उसके बाद तो 1,40 तो लाइन पे हो गया, आपको इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल चाहिए, तो कितने पॉइंट है 39, 1 से चालू करके कहां तक गया 39 तक, तो कितने पॉइंट हुए 39। तो उसके बाद एक कम होते जाने वाले, फिर जब आप 2,0 से चालू करोगे, जब 2,0 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पर
अगर यहाँ पर x को अगर आपने 2 रखा, x को अगर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 2,39। तो आप लोग का यहाँ पर पॉइंट 2,38 तक क्या आता होगा ना, तो 2,1 से चालू करके अब 2,38 तक गए तो कितना होगा 38 पॉइंट, तो 39 के लिए कम होते जाने वाला है। फिर जब आप यहाँ पर 40 पे पहुंचोगे 40,0 तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर 40,1, x को 1 रखा y 1 हो गया, तो यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं है। और उसके पहले जब 39,0 रखूंगा तो यहाँ का पॉइंट होगा 39,2, तो बीच में एक पॉइंट होगा 39,1 नाम का, तो वहां पर और एक पॉइंट मिलेगा। तो ये पूरी सीरीज बन गई 1 से लेकर 39 की, तो सिग्मा n हो गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 220 जब 40 39 इंटू 20 तो 780, तो 780 इंटीग्रल पॉइंट। समझ आया आप लोगों को? क्या समझती है? मुझे कुछ भी समझती है? ये लाइन का इक्वेशन समझ आया आपको? कैसा है लाइन का इक्वेशन? कैसा है? पॉइंट से थोड़ी आया, वो इंटरसेप्ट फॉर्म से आया। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? x बाई ए इसका x इंटरसेप्ट है जो 41 था, y इंटरसेप्ट भी 41 है, इक्वल टू 1, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 41 हो गया। मेरा क्वेश्चन ये था इसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर होंगे, तो 1,0 से चालू करते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं लाइन पे, कि जब x1 होगा यहाँ पर तो y कितना होगा। तो x को अगर 1 रखो तो y कितना आएगा 41 माइनस 1 तो 40। तो 1,0 से लेके 1,40 के बीच में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिसके दोनों पॉइंट इंटीजर होंगे। इस पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? x, तो x हमेशा 1 ही रहेगा, वो इंटीजर है, और y कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएगा 1 2 3 मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो 1 से चालू करके आप 39 तक गए तो कितने पॉइंट्स हुए 39। फिर आप 2,0 पे आए तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा 2,2 रखा तो 41 माइनस 2 39 हो जाएगा। तब 2,1 से चालू करोगे और मैक्सिमम कहां तक जाओगे 2,38 तक, क्योंकि 2,39 तो लाइन पे आ गया है, तो वहां पर 1 से 38 तो 38 पॉइंट मिला। देखिए कम होते जाने वाला है, तो ऐसा जब यहाँ पर आओगे तो एक ही पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है। लोकस की बात हो रही है, क्या होता है लोकस? तो वो जो रटी हुई चीज है अपने ट्रेसिंग और फोल्ड पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन, उसको इसमें कैसे अप्लाई करोगे? लोकस ढूंढना है किसका? इमेज ऑफ द पॉइंट का 2,3 इन द लाइन। वो जो लाइन है वो लाइन का कौन सा फॉर्म है? फैमिली ऑफ लाइन से कौन सा लाइन का फॉर्म है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो उस फॉर्म में होता क्या था? अच्छा क्वेश्चन को पहले मतलब समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या बोला है? आपके पास दो लाइन है, आपके पास दो लाइन है ना? कौन कौन सी दो लाइन दिया हुआ है? एक तो है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड अनदर लाइन इज गिवन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और फैमिली ऑफ लाइन कब यूज होता है? L1 प्लस KL2 कब यूज होता है? जब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब तीसरा लाइन पास होता है तभी हम फैमिली ऑफ लाइन यूज करते हैं। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। वो सारी की सारी लाइन एक मिरर है, क्योंकि इमेज कब बनेगा आपका? जब मिरर होगा तभी तो इमेज बनेगा। और फिक्स पॉइंट कौन है? फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, किसका इमेज फाइंड कर रहे हैं? 2,3, राइट। अब मेरे पास सबसे पहले ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, यहाँ पर 2,3 फिक्स पॉइंट है, तो इसका इमेज कहीं यहाँ पे आता है मान लेते हैं। फिर यहाँ से एक दूसरा मिरर बना, तो मिरर बदलेगा, मिरर को मैं चेंज करूंगा तो इसका इमेज भी तो
चेंज होगा उसका इमेज सपोज यहाँ आ गया, मैंने तीसरा मिरर लिया, इसका इमेज वापस चेंज होगा। ये सारे इमेज ऐसे कितने इमेजेस मिलेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि कितने मिरर है? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट तो एक ही है बट वो मिरर चेंज होने की वजह से इमेजेस भी इनफाइनाइट मिलेंगे और वो सारे इमेज को ज्वाइन करोगे तो कुछ कर्व बनता होगा। वो कर्व क्या बनता होगा ये ढूंढने को बोला। वो कर्व क्या बनेगा वो आपको ढूंढना है, जिसको हम लोग लोकस बोलते हैं, ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन। तो कंडीशन को सोल्व करेंगे कैसे? क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो हम एक ही मिरर पे बात करते हैं। ये कोई एक मिरर लेते हैं, यहाँ पर 2,3 है, उसका यहाँ पर इमेज, अच्छा ऐसे इमेजेस बहुत सारे होंगे तो उसको मूवेबल पॉइंट नाम दे देते हैं, उसको x, y नाम दे देते हैं, राइट। और ये जो पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करता होगा हमेशा? पहले इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए सोल्व करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1,2 आ रहा है, 1,2 आ रहा है वो पॉइंट ट्रायंगल सोल्व करोगे तो अब ये जो पॉइंट 1,2 है वो कहाँ पर है इस क्वेश्चन के हिसाब से? ये मत बोलना दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो मुझे पता है कहाँ है, कहाँ लाई करता है। ये क्या है आपका? मिरर है तो 1,2 कहाँ है? मिरर बदलेगा तो भी 1,2 तो मिरर पे ही रहेगा। और मैं अगर मेरे मिरर के सामने खड़ा हूँ तो उस मिरर पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उसमें कोई भी पॉइंट उठा लो उसका मेरे से डिस्टेंस और मेरे इमेज के डिस्टेंस सेम ही आता होगा। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि आपका जो भी इमेज होगा उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगा। तो बस तो दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा होगा तो क्या होगा? x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर रूट में इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये लोकस मिल गया। इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 1,2 है। सर्कल कैसे बनता है? अच्छा सर्कल भी एक लोकस है, किसका लोकस है? वो सारे पॉइंट जिनका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है, राइट। तो अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है पर वो सारे पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई करो। कंडीशन क्या है? a, k से लेके हर एक का डिस्टेंस हमेशा फिक्स आना चाहिए, राइट। इसको r नाम दे देते हैं। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बोलोगे? x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सही है। h और k जो होता है वो क्या होता है? आपको सर्कल का सेंटर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल का तो जो सर्कल बना होगा ना उसका सेंटर कौन होगा? 1,2 और सामने होता है रेडियस, तो r² 2 है तो r कितना हो जाएगा? √2। तो 31st क्वेश्चन में सर्कल बनेगा जिसका रेडियस √2 होगा, तो टी आंसर। तो लोकस याद तो कर लिया हमने कि भाई ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन, पर फिर वो आप लोगों को क्वेश्चन में समझ आना चाहिए कि किसका लोकस है। इसके बाद वाले नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो 31 तक में कोई भी रह गया वो आप लोगों को डाउट तो फिर एक्स्ट्रा टाइम पर मेरे पास आके करवाओ और क्लास में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोग कर दिया होगा।
लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लाइन डिस्कस करना स्टार्ट किया था, है ना। एक बार ब्रीफ में वापस अगर जितना डिस्कस करा था उसको याद करते हैं तो पेयर ऑफ लाइन मतलब कोई भी दो लाइन का प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन। मे बी वो लाइन जो होगा ओरिजिन से पास होता हो, जनरली इक्वेशन को फाइंड करो तो ओरिजिन से सपोज पास नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा इक्वेशन क्या मिला था हमें, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2sxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g इक्वल टू 0, है ना। कोई भी दो लाइन को प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा, xy का टर्म मिलेगा, x मिलेगा, y मिलेगा और कांस्टेंट मिलेगा। और अगर वही दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास हो जाए तो उसमें क्या नहीं होने वाला है, तो उसकी वजह से इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हमारा इक्वेशन क्या मिल रहा था, ax स्क्वायर प्लस 2sxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कौन सा टाइप का इक्वेशन बोलते हैं, होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन में होने वाले हर टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, और हर होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज कहां से पास होगा, ओरिजिन से, तभी तो पावर सेम हो सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा था ये दो लाइन का प्रोडक्ट है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो दोनों में से क्या नहीं पता मुझे, स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने दो रिलेशन बनाए, m1 प्लस m2 किसके बराबर था, माइनस 2s/b, और m1 इंटू m2 किसके बराबर था, a/b। इन दोनों इसको यूज करके हम लोग m1 m2 निकाल लेते थे। जैसे कैसे क्वेश्चन आए कि भाई मुझे दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, कौन सी दो लाइन का प्रोडक्ट है, तो मुझे पता है कि भाई कौन सी दो लाइन का प्रोडक्ट है, तो y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x का प्रोडक्ट, क्योंकि कांस्टेंट होगा नहीं क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो m1 m2 को ढूंढना पड़ेगा, तो m1 m2 इस रिलेशन से निकाल लेंगे, है ना। m1 प्लस m2 को क्या लिखोगे, माइनस 2s/b, इसमें a कितना, b कितना, s कितना, a कितना 2, इसके साथ इक्वेट करोगे तो a कितना 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ h, 2s माइनस 5, s कितना हो जाएगा -5/2, तो 2s पूरा ही आप लोगों का माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 5, b कितना, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, m1 प्लस m2 5/1 मिल गया, और m1 into m2 a/b, a कितना 2, b कितना 1, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, m1 and m2 की वैल्यू पुट करो, करेक्ट, राइट। तो अब इक्वेशन को किसके साथ इक्वेट करोगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ, और दो रिलेशन आपको क्या मिले थे, m1 प्लस m2 माइनस 2h/b और m1 इक्वल टू a/b। फिर हमने लास्ट में ये फाइंड किया था परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन। पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या था कि ये दो लाइन है, तो इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर लाइन जो होंगे, इसके साथ एक पर्टिकुलर लाइन होगा, इसके साथ भी एक पर्टिकुलर लाइन होगा, है ना। ये अगर मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, तो ये जो L3 है वो L2 के साथ परपेंडिकुलर है, और कोई ना कोई ऐसा भी लाइन होगा जो L1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा ना। तो मान लेते ये वाला लाइन है जो L1 के साथ परपेंडिकुलर, इस पर इसका प्रोडक्ट L3 और L4 का प्रोडक्ट, तो क्या निकाल के लाए थे हम लोग, क्या करना था पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइन्स में, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करना था और इसकी साइन बदल देनी थी, है ना। तो क्या हो गया था हमारा आंसर डायरेक्टली bx स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं।
बाद देखिए, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का पेयर, कोई भी दो लाइन होती है, ये सपोज आप लोगों का L1 एंड L2 है, विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, L1 ये L2, राइट। तो ये कोई भी दो लाइन के बीच में कितने एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं? दो, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, या तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, है ना। कोई भी दो लाइन होते हैं तो दो एंगल बनते हैं, दो एंगल बनेंगे तो दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब ओरिजिनल मेथड तो क्या होगा, अगर मुझे इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैं इन दोनों लाइन इंडिविजुअल लाइन फाइंड कर सकता हूँ इस कंसेप्ट की हेल्प से, है ना। कौन से दो लाइन का प्रोडक्ट है मुझे पता चल जाएगा। अब अगर मुझे दोनों लाइन पता चल गए, L1 पता चल गया, L2 पता चल गया, तो मुझे याद करके बताओ, या तो क्या करना, अभी तो थोड़े दिन पहले पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? V1 इक्वल टू V2 का कंसेप्ट यूज करके, है ना। एंगल बाइसेक्टर किस तरह होते हैं? हम उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जिनका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। याद आया? तो जब मुझे दोनों लाइन पता होगा तो P1 इक्वल टू P2 यूज करके, और P1 इक्वल टू P2 करोगे तो मोड भी आएगा, और मोड जब हटाओगे तो एक बार प्लस लेके एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और एक बार, और ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर मिला वो उनका प्रोडक्ट कर लूंगा, मुझे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिलेगा जो आपको ढूंढना है। सही है, पूरा मेथड तो ये है। उस मेथड से जो एक शॉर्टकट बने, मतलब एक पैटर्न बने, उस पैटर्न से एक शॉर्टकट बने, वो आप शॉर्टकट याद करो। तो इसमें टाइम लग जाएगा, पहले दोनों लाइन ढूंढो, फिर उससे दोनों एंगल बाइसेक्टर ढूंढो, P1 इक्वल टू P2 करके, फिर वो दोनों का मल्टीप्लाई करो, राइट। तो आपको उतना टाइम नहीं गुजारना है, आपको जब भी पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करना है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग अप्लाई कर लेना। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy बाई h, डायरेक्टली लगा लेना, आपको पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाएगा। मेथड यही है, उसी से ही शॉर्टकट बना है, ऐसा नहीं कि कहीं दूर ऊपर से आया है, इसी मेथड से बनाया गया शॉर्टकट है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy बाई h इक्वल टू xy बाई h, राइट। अप्लाई करके भी देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 का अगर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये लगा लेना, ये लगाओगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b, a क्या है 2, b क्या है, तो माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू xy अपॉन a कितना है, a कितना है 3/2, क्योंकि 2h के साथ इक्वेट हो रहा है, तो 2h अगर 3 है तो h कितना, क्योंकि आप इक्वेट किसके साथ करते हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, तो 2h 3 है तो h कितना 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा 3, अच्छा 3 कट हो जा रहा है, दोनों साइड को कट कर लेते हैं, तो क्या मिल गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पेयर ऑफ लाइंस का ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे, जैसे पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइंस मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, एक x स्क्वायर y स्क्वायर को कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देने का, बीच की साइन बदल देना, बीच की मतलब x y वाले टर्म की साइन बदल देना, ठीक है। ऐसे मत याद करना बीच की साइन, कभी हो सकता है y स्क्वायर बीच में दे रखा हो, आप उसकी साइन बदल के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। x y का जो टर्म होगा उसका साइन बदल देना, यहाँ पर क्या करना है, ये वाला क्लियर। नाउ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, मुझे दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना, आप बोलोगे सर उसमें क्या हम आता ही है, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने तो फॉर्मूला है ना आपके पास, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो दो लाइन का प्रोडक्ट होगा उन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करके, आपने फॉर्मूला एकदम सही बोला, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बट वो लगाने के लिए आपको दोनों लाइन की तो पता होना चाहिए, तो दोनों का स्लोप पता चलेगा ना, तो उसके लिए आपको यहाँ से दो लाइन फाइंड करना पड़ेगा, कौन सी दो लाइन का प्रोडक्ट है वो भी निकाल लूंगा, वो m1 m2 के रिलेशन है ना, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b, m1 m2 इक्वल टू a बाई b, उसमें मुझे m1 m2 मिल जाएगा,
और फिर जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसमें पुट कर लेना, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। पर उसके लिए दोनों लाइन तो ढूंढना पड़ेगा। अब उसमें भी मुझे टाइम नहीं बिगाड़ना है दोनों लाइन, तो मैं एंगल कैसे निकालूं उस पर बात करता हूं, है ना। टाइम बचाना है हमें, लाइन ढूंढे बिना ही अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जो दो लाइन का प्रोडक्ट होता है उनके दोनों लाइन का स्लोप का रिलेशन है आपके पास। m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h/b, और m1 m2 कितना है, a/b। तो मेरे पास m1 m2 तो पहले से है a/b, मुझे m1 इंटू m2, m1 और m2 अलग अलग क्यों चाहिए? मेरे पास ऑलरेडी m1 और m2 का प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास अगर है तो फिर मैं m1 m2 इंडिविजुअल ढूंढ के करूंगा, मुझे कुछ काम ही नहीं है फालतू में टाइम पास करके, तो m1 m2 की तो वैल्यू रख देंगे। बट m1 माइनस m2 कैसे निकालेंगे? तो फिर अगर मेरे पास m1 प्लस m2 हो, मेरे पास m1 m2 हो, तो मुझे बता सकते हो कि मेरे अगर m1 माइनस m कभी भी पूरे मैच में अगर आपके पास a प्लस b हो और आपको a माइनस b में जाना हो, या a माइनस b हो और अगर a प्लस b में जाना हो, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? a प्लस b, सही है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका स्क्वायर करते हो और इसका स्क्वायर करते हो तो फिर किसका डिफरेंस होता है? मिडिल टर्म का, इसका मिडिल टर्म प्लस 2ab, इसका मिडिल टर्म, तो माइनस 2ab में मैं प्लस 4ab करूंगा, डालेगा वापस प्लस 2ab। तो कभी भी आपको अगर a प्लस b में से a माइनस b में जाना हो या a माइनस b से a प्लस b में जाना हो, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है। a माइनस b से a प्लस b में जाना होगा तो 4ab उस तरफ शिफ्ट कर देना। तो अगर मुझे यहाँ पर m1 प्लस m2 पता है, मुझे m1 इंटू m2 पता है, तो मुझे m1 माइनस m2 मिल जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। इसका स्क्वायर करोगे तो m1 स्क्वायर आएगा माइनस 2m1 m2 आएगा प्लस m2 स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो m1 स्क्वायर आएगा प्लस 2m1 m2 आएगा, बट यहाँ तो माइनस 2m1 m2 आ रहा था, तो उस प्लस 2m1 m2 को इस माइनस 4m1 m2 से जोड़ूंगा तो माइनस 2m1 m2 हो जाएगा और प्लस m2 स्क्वायर का आ ही जाएगा। m1 माइनस m2 का स्क्वायर अगर ये है तो m1 माइनस m2 कितना, स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट आ जाएगा। और m1 प्लस m2 की वैल्यू है आपके पास माइनस 2h/b, माइनस 2h/b का स्क्वायर 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर, m1 m2 की वैल्यू a/b, क्या एलसीएम है b स्क्वायर, तो क्या होगा रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाई b, b स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो b हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या कॉमन 4, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ये किसकी वैल्यू आई, m1 माइनस, ये सारी वैल्यू यहाँ डाल देते। तो अगर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 जो किसके बराबर आ गया 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइडेड बाई b अपॉन 1 प्लस m1 m2 जो किसके बराबर है a बाई b, यहाँ पर b एलसीएम ले लोगे तो b प्लस है अपॉन b, तो ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मतलब एक फॉर्मूला जैसा मिल गया tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई b प्लस a, या तो a प्लस b कुछ भी लिख लो। ये पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला होगी जिसमें m1 m2 कहीं नहीं चाहिए। इक्वेशन तो दिया ही होगा, तो बोला आपको a, h और b पता ही होगा, तो डायरेक्ट a, h सब्स्टिट्यूट कर लेना है ना। अगर मुझे पूछे कि ये जो दो लाइन है इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, तब मैं दोनों लाइन ढूंढने की ट्राई नहीं करूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। a की वैल्यू कितनी है 2, h कितना
3/2 b कितना, तो डायरेक्टली वैल्यू डालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली टेन थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा मिलेगा तो थीटा भी मिल जाएगा, है ना। टेन थीटा इक्वल टू सपोज √3 आया तो तब बोल दोगे कि थीटा 60 डिग्री है, टेन थीटा इक्वल टू 2 आया तो इनवर्स के टर्म में बोल देंगे, जब वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इनवर्स के टर्म में आंसर छोड़ देते हैं, करेक्ट। तो अब आप लोगों को पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल फाइंड करो तो ये फॉर्मूला, अरे इस फॉर्मूला से और दो रिलेशन मिले, जो सब कुछ कनेक्टेड है, M1 M2 का रिलेशन से मुझे एंगल मिल गया, उससे वापस दो रिलेशन मिले, कहते जो दो लाइन का प्रोडक्ट कर, अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है ना, दो लाइन का प्रोडक्ट है वो खुद ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना, थीटा अगर 90 रखा मैंने यहाँ पर, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 90, अनडिफाइंड, तो tan 90 अगर अनडिफाइंड है तो डिवाइड में 0 आना चाहिए, तो डिवाइड में 0 आएगा, किसको 0 होना पड़ेगा, जिसका ये परपेंडिकुलर लाइंस होगा तो फिर a प्लस b को 0 होना पड़ेगा। तो कोई मुझे पूछे कि क्या ये दो पर्टिकुलर लाइन का प्रोडक्ट है, तो बोलूंगा नहीं, कैसे पता चला नहीं है, कि इसका a2 है b -1 है, इनका एडिशन थोड़ी ना 0 हो रहा है, पर क्या ये परपेंडिकुलर होगा, मैं बोलूंगा यस होगा, और हमें पता है ना कि दो एंगल बाइसेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आपने ढूंढा किया था पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दिख भी रहा होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, दोनों का एडिशन कितना, और अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो जो दो लाइन का प्रोडक्ट किया वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, जरूरी नहीं कि दो लाइन इंटरसेक्ट होगा तो ही प्रोडक्ट हो सकता है, भाई पैरेलल होगा तो भी तो प्रोडक्ट हो सकता है, तो फिर अगर पैरेलल हुआ तो थीटा कितना 0 और tan 0 की वैल्यू कितनी 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा, h² - ab को 0 होना पड़ेगा, तो अगर h² - ab 0 हुआ तो ये तभी हो सकते हैं जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को, क्लियर, ये दोनों लिख लो।
हुआ ये हमारा 2 लाइन का प्रोडक्ट है जो जनरल फॉर्मूला, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा होगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम 2 लाइन का प्रोडक्ट करते हैं ना, वो भी हमारा इक्वेशन ऐसा ही दिखता है। हमारा जो सर्कल होता है तो सर्कल भी एक कोऑर्डिनेट की सभी थोड़ी देर पहले हम लोग सर्कल की इक्वेशन देख रहे हैं, तो उसमें भी x2 y2 के टर्म वगैरह आते हैं, तो सर्कल के इक्वेशन भी ऐसा ही दिखता है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब आगे पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में 3-4 पार्ट है आपके पास, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का इक्वेशन भी ऐसा ही दिखता है। तो फिर सिर्फ अगर मुझे इक्वेशन दे दिया जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जिसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलते हैं, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। वाई सेकंड डिग्री? क्योंकि पावर 2 है, डिग्री मतलब क्या, पावर हो गया, तो इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। मेरे पास मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 ऐसी चीजें हैं जिसका इक्वेशन ऐसा ही दिखता है। 2 लाइन का प्रोडक्ट ऐसा दिखता है, सर्कल का इक्वेशन भी ऐसा दिखता है, पैराबोला भी ऐसा ही दिखता है, एलिप्स भी यही दिखता है, हाइपरबोला भी यही दिखता है। तो मुझे देख के कैसे पता चलेगा कि ये किसका इक्वेशन है? वो पता चलेगा, हाँ पैराबोला का इक्वेशन है तो मैं पैराबोला के कंसेप्ट लगाऊंगा, पर पहले पता तो चले पैराबोला है या पहले 2 लाइन का प्रोडक्ट है। तो उसके लिए एक जो चार्ट जैसे बता रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। एक डिटरमिनेंट आपको ढूंढना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करना हम लोग बात कर चुके हैं। आपको एक डिटरमिनेंट ढूंढना है किसका, ए एस जी। जो पहला रो होगा वही पहला कॉलम, अगर पहला रो ए एस जी है तो पहला कॉलम भी आपको ए एस जी लेना है। दूसरा रो एस बी एफ, दूसरा रो जो है वही दूसरा कॉलम बनेगा, और तीसरा रो जो होगा वही तीसरा कॉलम बनेगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ऐसा जो डिटरमिनेंट होता है, जो रो होता है वही कॉलम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। क्यों सिमेट्रिक डिटरमिनेंट? अगर इनडायरेक्ट आप सोचोगे सिमेट्रिक के अगर बीच में अगर मैं मिरर रखूंगा ना, तो जो ऊपर है उसी का इमेज मिल रहा है। यहाँ पर भी एच डी है तो यहाँ पर भी एच डी है। तो अगर यहाँ पर मिरर होगा जिसका इमेज आना चाहिए यहाँ पर वही आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, राइट। और ये सारी वैल्यू ए एच जी बी एफ सी वो तो मिल जाएगा यहाँ से, राइट। आपको क्वेश्चन कैसे हुआ, क्वेश्चन मतलब उधर 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझे पता करना है कि किसका इक्वेशन है, क्या 2 लाइन का प्रोडक्ट है, क्या ये सर्कल है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है। तो मैं ये डी निकालूंगा। तो डी निकालने के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी ना, वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 2, ए 2 हो गया, ए कितना, d/2। व्हाट इज d? d कौन है, x का कोएफिशिएंट 2g इक्वल टू 4, तो g इक्वल टू 2, g मिल गया, h 3/2 आ गया था, b y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, f y का कोएफिशिएंट तो 2f कितना है, -6, तो f कितना हो गया, -6। g और f मिल गया तो c बचा है, c मतलब कांस्टेंट जो कितना है, सारी वैल्यू रख लूंगा।
वैल्यू रखने के बाद डिटरमिनेंट मिल गया मुझे, तो डिटरमिनेंट को सोल्व करूंगा। तो डिटरमिनेंट को जब मैं सोल्व करूंगा तो डिटरमिनेंट को लेके जब सोल्व करोगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो डिटरमिनेंट 0 आएगा या तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी होगी वैल्यू में, या तो 0 वैल्यू आता होगा या तो 0 वैल्यू नहीं आता होगा। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गया तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट। अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला और मेरा डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो ये पक्का है कि आपको पेयर ऑफ लाइन देगा। और अगर D 0 नहीं आया तो फिर ये पेयर ऑफ लाइन नहीं देगा। तो फिर ये क्या देगा, तो फिर अगर D 0 नहीं आया तो आप क्या करोगे, तो फिर तीन पॉसिबिलिटी कि पैराबोला भी दे सकता है, एलिप्स भी दे सकता है और हाइपरबोला भी दे सकता है। अगर D 0 नहीं आता है, D 0 आता है तो पेयर ऑफ लाइन हो गई, बात खत्म हो गई। But if D is not equal to 0, in this case you have to find the value of h square minus a. अगर D 0 नहीं आता है तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, h square माइनस ab की वैल्यू फाइंड करोगे, और वो h square माइनस ab की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, वो h square माइनस ab लेस देन 0 हो सकता है, वो h square माइनस ab ग्रेटर देन 0। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप वो h square माइनस ab और वो h square माइनस ab के साथ कंफ्यूज मत होना कि उसका और इसका कोई लेना देना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेट पेयर ऑफ लाइन था तब की बात हो रही थी। ये तो पेयर ऑफ लाइन नहीं है तब का h square माइनस ab होता है। इस h square माइनस ab को इस h square माइनस ab को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो h square माइनस ab का तो पेयर ऑफ लाइन का तब की बात हो रही थी, ये तो पेयर ऑफ लाइन नहीं है तभी, क्योंकि D 0 नहीं आया तो मतलब पेयर ऑफ लाइन तो नहीं है। तो फिर कौन सा कर्व है वो ढूंढने की ट्राई करें, तो आप h square माइनस ab ढूंढोगे, इक्वल टू 0 आया तो फिर ये इक्वेशन आपको पैराबोला का इक्वेशन दे रहा होगा। अगर h square माइनस ab लेस देन 0 आया तो ये आपको एलिप्स का इक्वेशन देगा। h square माइनस ab ग्रेटर देन 0 आया तो ये आपको हाइपरबोला का इक्वेशन। तो फिर क्या होगा, ये हाइपरबोला का इक्वेशन। एक चीज बाकी रहेगी, कौन, सर्कल। सर्कल में आपको D की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन जो हमने फाइंड किया था तो सर्कल के इक्वेशन कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था ना। अभी मैंने आपको डिराइव कर दिया था, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहला टर्म क्या होगा इसका, x स्क्वायर। इसका पहला टर्म क्या होगा, इसमें मुझे पता चल कि अगर ये सर्कल है, अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर सर्कल है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पहले तो सेम होना पड़ेगा। दूसरा, इसको जब सॉल्व करो तो कहीं पर भी आपको xy का टर्म दिख रहा है, कहीं पर भी xy आने वाला है, इसका मिडिल टर्म क्या होगा 2hx, इसका मिडिल टर्म क्या होगा 2ky। तो xy कहाँ है, कहीं नहीं है ना। इसका लिए अगर ये सर्कल का इक्वेशन होगा तो सर्कल के लिए तो सिर्फ इतनी ही कंडीशन है, मुझे डिटरमिनेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। सर्कल अगर होगा तो a और b को सेम होना पड़ेगा एंड a को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल होगा तो उसमें xy का टर्म हो ही नहीं सकता। तो xy का टर्म कब नहीं होगा, जब h की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सर्कल के लिए तो b की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो और xy का टर्म नहीं, xy का टर्म नहीं है मतलब h इक्वल टू 0, तो सर्कल हो जाएगा। पर बाकी कोई कर्व जानना है तो फिर आप लोगों को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे कर्व ही नहीं समझ में आएगा किसका कर्व है तो मैं अप्लाई क्या करूंगा। आप पहले तो क्वेश्चन में बोल दिया जाए तो बात अलग है, नहीं बोला होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा कर्व है, और कर्व कहाँ से ढूंढोगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आया तो पेयर ऑफ लाइन, 0 नहीं आया तो क्या ढूंढोगे, h स्क्वायर माइनस ab नेक्स्ट केस में इक्वल टू 0 आया तो पैराबोला, लेस देन 0 आया तो एलिप्स, ग्रेटर देन 0 आया तो हाइपरबोला। तो बहुत बार जब एंट्रेंस में पूछते कि ये स्कूल के एग्जाम में तो पूछेंगे में दिया होगा इसके बारे में, तो आपको एंट्रेंस में जब पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे, इसमें कैसा अननोन रख देते हैं, वो 4 की जगह पर h रख देंगे या k रख देंगे और बोलेंगे ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन है, ढूंढना नहीं है, तो k की वैल्यू
तो फिर उस टाइम पर मुझे पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लाइन कब देगा, जब उसका d इक्वल टू 0 होगा। और d मतलब क्या, डिटरमिनेंट, राइट। इस डिटरमिनेंट को अगर आप लिखोगे, इसका डिटरमिनेंट लिखोगे तो क्या क्या आएगा, a की जगह पर 2, s की जगह पर 3/2, g की जगह पर a/2, क्योंकि 2g है तो 2g k है, तो g इक्वल टू k/2, s कितना था 3/2, g कितना था k/2, b कितना -1, f कितना 2f इक्वल टू -6, f कितना -3, f -3, c कितना 7, और इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करना था, 0 के साथ इक्वेट करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगा c2। क्लियर। तो आपका सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कौन सा कर्व देगा उसके लिए आपको ये चार्ट देना है। और डी क्या है, डिटरमिनेंट, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, बाई सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, क्योंकि जो रो है वही आपका कॉलम है। इसको याद करना पड़ेगा आपको डिटरमिनेंट को। अच्छा, ये अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूँ। ये जो मैंने आप लोगों को पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताया या एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन बताया, एक से पहले परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन बताया, वो हर लाइन को मैंने कहाँ से पास करवाया, ओरिजिन से। जरूरी पड़ी कि हर लाइन ओरिजिन से पास होता होगा। अगर आपको बोले कि 2x² प्लस और y² माइनस 5xy प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0, ये बोला गया कि पेयर ऑफ लाइन से, सुनना नहीं, पेयर ऑफ लाइन से इनके दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना। तब बोले तो सर फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है, जब लाइन कहाँ से पास हो रहे थे, रियल लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहे थे। तो फिर आप क्या करोगे, मैं आपको पूरा कोनिक सेक्शन जो हम 2 महीने तक अभी पढ़ने वाले, ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका कोनिक सेक्शन करूंगा मैं, सब कुछ आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिखाऊंगा। आपको पूछेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं, आपको सिखाया जाएगा सब कुछ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पर पूछेंगे आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। क्यों, मैं आपको समझाता, आपको समझ आ जाएगा। ये 2 लाइन का प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2 लाइन का प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई भी 2 लाइन, मुझे ये एंगल फाइंड करने को बोला है। इस xy प्लेन पे कोई तो एक ऐसी लाइन होगी जिसको, इसको पैरेलल इनफाइनाइट, इसको पैरेलल लाइन होगी ना, इस प्लेन पे इसको पैरेलल कितनी लाइन होने वाली है, उस इनफाइनाइट पैरेलल लाइन से कोई तो एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। पता होगा ऐसा है ना, इसका कोई तो पैरेलल लाइन होगा जो कहां से पास हो रहा होगा, ओरिजिन। इसके भी इनफाइनाइट पैरेलल लाइन होंगी, उसमें से भी तो कोई एक पैरेलल लाइन होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। इसका एक पैरेलल लाइन लेते हैं जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन। अगर इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट अगर ये है, तो इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट जो इन दोनों के साथ पैरेलल है बट ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा आप लोगों के साथ, क्या होगा, इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट ये, इन दोनों लाइन के पैरेलल लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ -1 हट जाएगा क्या, ये पूरा हट जाएगा, क्योंकि अगर इसके साथ पैरेलल है तो स्लोप तो सेम ही है भाई, इस पर इसका स्लोप सेम होगा, इस पर इसका स्लोप भी सेम होगा, और m1 m2 यहाँ से निकलता है मेरा, जैसे कि इसका पैरेलल लाइन which are passing through origin, then equation of this pair of lines is 2x² plus y² minus 5xy equal to 0। ये सब हट जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिन से पास होगा वो तो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगा। पर सेम टू सेम क्यों रहा है ये, बिकॉज स्लोप तो सेम ही है ना, पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। तो फिर अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिर इनके बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये एंगल मिल जाएगा। इस एंगल और इस एंगल में कोई फर्क ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो पैरेलल है। तो अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं भी होता होगा तो भी हम उसको कहां से पास करवा लेंगे, ओरिजिन।
और फिर उनके बीच में एंगल फाइंड कर लें। समझ आ गया? सेम अगर आपको अब ये पूछे एक पेयर ऑफ लाइन्स का परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन्स, इसका कोई ना कोई तो पर्टिकुलर लाइन होगा, इसका भी कोई ना कोई पर्टिकुलर लाइन होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो आपको ऑलरेडी कंसेप्ट पता है क्या था कंसेप्ट तो क्या शॉर्टकट क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर लेते थे और बीच में एक्स वाई की लाइन बदल लेते थे, पर वो कब यूज करते थे तो ओरिजिन से पास होता। तो फिर वापस मैं क्या करूंगा, इसका पैरेलल पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास होगा पहले वो निकाल लूंगा, तो निकालना चाहिए, इसको हटा दूंगा, दो लाइन बन गई। इसका पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइन बताओ क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू है। इन दोनों का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर लिया और इसका साइन बदल लिया। ये क्या मिला, यहाँ से इन दोनों का परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया, जो इन दोनों के साथ क्या था परपेंडिकुलर। पर आपको जो पर्टिकुलर पेयर ऑफ लाइन ढूंढना होता है इसका ढूंढना था। अगर ये और ये पैरेलल है इनका परपेंडिकुलर लाइन भी तो पैरेलल ही होता होगा, इनडायरेक्टली मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया, इनडायरेक्टली मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट मिल चुका है। मुझे इसको अब क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है, इसी के पैरेलल शिफ्ट करना है ना, ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है। आपको ये ढूंढना है, अभी आपने ये ढूंढा है और आपको फाइंड तो ये करना है। तब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के कहां पर ले जा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये कौन सा करना है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आपने ओरिजिन को उठा के यहाँ ले आया और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में एक्स क्या बन जाता था, एक्स माइनस एक्स, और वाई क्या बन जाता था, जैसा कि इसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक्स की जगह पर क्या रखेगा, एक्स माइनस एक्स, वाई की जगह पर क्या रखेगा वाई माइनस के, एक्स की जगह पर एक्स माइनस एक्स, वाई की जगह पर वाई माइनस। इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एच और के। एच और के मतलब कौन, वो ये पॉइंट जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए अगर मैं ये पता करने की ट्राई करूँ कि कौन से दो लाइन का प्रोडक्ट है, निकाल तो लूंगा बट काफी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसका भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। मैं आपके पास हर चीजों का मेरे पास सॉल्यूशन है, जो बहुत लेंथी होगा तो उसका सॉल्व कर दिया, राइट। अगर मुझे ये पॉइंट अगर फाइंड करना है तो उसके दो तरीके आपको बता दूं, राइट। अगर ये छोड़ के फाइंड करना है तो आपने डिटरमिनेंट जो मैंने सिखाया वो डिटरमिनेंट तो याद करोगे, आप करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास है ना। डिटरमिनेंट आपको याद करने वाले, अब कर भी नहीं मिलेगा तो प्रॉपर्टी लगाओगे किसकी, तो डिटरमिनेंट आप याद करने वाले। तो डिटरमिनेंट से मैं आपको इसको इजीली याद करने का तरीका बता देता हूँ। हम जब डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो हमें 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है। आप ये रो को भी भूल जाओ, ये रो को कंसीडर ही मत करो। तो अगर ये रो को कंसीडर नहीं करते हो तो ये आप लोगों कितने रो है, दो रो कितने, कॉलम कितने, 3। पर 2/3 का कोई डिटरमिनेंट होता ही नहीं। डिटरमिनेंट हमें तो कौन से फॉर्मेट में होता है, स्क्वायर फॉर्मेट में, 2/2 या मैं इसको तो सोल्व नहीं कर सकता, पर मैं 2/2 को तो सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इतना ही दूंगा तो 2/2 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी, अगर इतने ही होते AB माइनस एक्स स्क्वायर, AB माइनस एक्स स्क्वायर, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना उसका दोनों का डिनोमिनेटर है AB माइनस एक्स स्क्वायर, AB माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, उसका क्या है डिनोमिनेटर है। क्या मिलेगा आपको, डिनोमिनेटर। अब आपको न्यूमरेटर चाहिए,
तो न्यूमरेटर के लिए आप क्या करोगे, जैसे हमने पहले इन दोनों को सोल्व किया, तो मुझे पता था कि मैं 2/2 ही सोल्व कर सकता हूँ, तो मैंने इसको भी कंसीडर ही नहीं किया। अब मैं इसको कंसीडर नहीं करता, तो ये 2/2 बनेगा, ये बनेगा ना 2/2, इसकी वैल्यू HF माइनस BG, वो आपका इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, HF माइनस BG। नीचे का डिनोमिनेटर कैसा है, इसको और इसका ये 2/2 को 2/2 बनाते जा रहे हैं, पहले इन दोनों का बनाया तो ये क्या बना AB माइनस H2, वो बन गया आप लोगों का दोनों का डिनोमिनेटर। फिर दोनों का न्यूमरेटर चाहिए था, तो दोनों का न्यूमरेटर के लिए पहली बार मैंने इसको एलिमिनेट किया था, फिर अब मैंने इसको एलिमिनेट किया, तो इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा HF माइनस BG, राइट। ये एक बार एलिमिनेट हो गया, ये एक बार एलिमिनेट हो गया, तो इसको एलिमिनेट करना बाकी रह गया, तो इसको एलिमिनेट करोगे तो ये जो बचेगा ये और ये, तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा AF माइनस HG, पर बीच में गैप आया, तो गैप आता तो क्या करते थे, बाहर एक माइनस लगाते थे, तो AF माइनस HG में अगर बाहर एक माइनस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा HG माइनस AF, वो आपका इसका न्यूमरेटर होगा। ये आप लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायरेक्टली होगी, और ये सारी वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी ना, किसके साथ इक्वेट, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। तो इक्वेटर तो मुझे सारी वैल्यू मिल गई होगी, इसमें पुट कर लूंगा, मुझे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। वो मेरा किसका काम कर लेगा, जहां पर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया, जहां पर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो वो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट X, ये बन जाएगा। समझ आया क्या करना है। अगर आपके लाइंस अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको ओरिजिन से पास, क्योंकि आपके पास हमेशा कंसेप्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होने वाला है, और जब आपको नहीं पूछा जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा X को मान दिया, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कंसेप्ट से X की जगह पर लास्ट में क्या रख लेना है, X माइनस X, और Y की जगह पर Y माइनस K। उसके लिए आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायरेक्टली कैसे ढूंढोगे, तो कैसे याद करना वो डिटरमिनेंट में आपको बता दिया, कैसे आप उसको यूज कर लो। तो सबको ये जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास दो मेथड है आपके पास, एक ये तो डिटरमिनेंट याद होगा तो ये याद रह जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये आप लोग पढ़ोगे वैसे इंजीनियरिंग में कैसे ऐसा हो जाता है, तो अभी मत पूछना कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मैं बताऊंगा मैक्सिमम थ्योरम तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए वो छोड़ दो। बट एक शॉर्टकट होता है कि जिससे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके अंदर कितने वेरिएबल है, अभी तो दो है, तो दो है ना, X और एक Y। एक बार आप X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब आप Y को कांस्टेंट मानोगे, जब आप X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब Y को कांस्टेंट मानोगे। X के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 4x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 5xy का डिफरेंशिएशन 5y क्योंकि 5y कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएट 1, 4x माइनस 5y, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 2y का 1 का 0। ये मैंने x को वेरिएबल माना, y को कांस्टेंट माना, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब दूसरी बात, y को वेरिएबल मानूंगा, x को कांस्टेंट मानूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन इसका 2y, इसका 5x ना, y का 1, 3x का 0, 2y का माइनस 1 का 0। एक बार x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट, एक बार y को वेरिएबल, x को कांस्टेंट, इन दोनों को सोल्व कर लेना, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपको डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो गया मत पूछना, समझ नहीं आएगा आप लोग को, है ना। तीन थ्योरम यूज होते हैं, टेलर, मैक्लॉरिन और लाग्रांज, ये सब आप पढ़ोगे आगे जाके। पर अभी आप ये याद कर लो कि काम आ गया, भाई जरूरत पड़ गई, अगर ये भी भूल गए, ये भी याद नहीं आ रहा है, तो और एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि जिससे आप लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर आपको शिफ्ट करना पड़ा इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा आपको, तभी तो x माइनस h और y माइनस k यूज करोगे आप।
ठीक है। तो पहले वो चार्ट लिख लो आप लोग कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन सा कर्व देगा वो कैसे पता चलेगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख लो कैसे याद। तो ये मैंने जितना बताया पेड़ ऑफ लाइन जितना ही है, खत्म हो गया पेड़ ऑफ लाइन। पेड़ ऑफ लाइन में कुछ ज्यादा है ही नहीं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, बट हाँ बीच बीच में आपको जरूरत पड़ती रहेगी। बस काफी इम्पोर्टेंट मैंने आप लोग को चीजें बताई है, घर पे जाकर अच्छे से रिवाइज करो इसको, और इसके आगे के